दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि किसी भी संगठन का कायाकल्प कैसे किया जाता है। हाउ टू टर्न अराउंड एनी ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में लाखों ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बंद हो चुके हैं, या कंपनीज़ हैं जो बंद हो जाती हैं। बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो कि पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। आंकड़े के अनुसार करीब 90% ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो कि शुरू में ही बंद हो जाते हैं, एक पहले साल के अंदर ही। इनका क्या कारण है? क्या इनका रिवाइव किया जा सकता है, और क्यों ये इस तरीके से बंद होते हैं? ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें बहुत पैसा भी खर्च होता है, और हर तरह के रिसोर्सेज का नुकसान होता है। मैं प्रभाकर सिंह हूँ। मैं डीजी CPWD था, और उसके बाद मैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में टेक्निकल एडवाइज़र के रूप में था, जिसमें कि मुझे कैबिनेट मंत्री का भी पद दिया गया था। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने CPWD में किया। सन 2018 में जुलाई में मैं डायरेक्टर जनरल CPWD के पद पर स्थापित हुआ। उस समय CPWD बंद होने के कगार पर थी। यह करीब 165 साल पुरानी संस्था है। बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन पुराने ढर्रे में चलने के कारण और उसके हिस्ट्री का जो इतना इसके ऊपर बोझ था, जिसके कारण ये इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कॉस्ट और टाइम ओवररन बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से लोगों को में अंदर काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन था, और यह ऑर्गेनाइजेशन बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। उस समय मैंने इसमें बहुत सारे आमूल चूल परिवर्तन किए, जिससे कि इसको रिवाइव करना संभव हो सका। 10,000 करोड़ रुपए पर यह संस्था बंद हो रही थी। यह इसका वर्कलोड था, जिसको कि करीब 1.5 साल के अंदर मैंने 2,50,000 करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया, जो कि 25 गुना होता है। ये ग्रोथ रेट करीब 2000 जो नेगेटिव था पहले, वो 2500% पर पहुंच गया, जो कि बहुत ही किसी भी कल्पना के परे है कि ऐसा हो भी सकता है। इतनी बड़ी संस्था को सिकनेस से बाहर लाना और इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट पर लाना, शायद संसार में ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ। मैनेजमेंट की हिस्ट्री में मैंने तो नहीं सुना था। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें बहुत सारे आयाम हैं। इन आयामों में से मैं सबसे पहले HR, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बात करना चाहूँगा। अगले एपिसोड्स में अन्य विषयों पे भी बात करना चाहूँगा। जब मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया सन 1982 में, तो मेरा एक जूनियर इंजीनियर होता था, जो कि मेरे पिताजी के उम्र के लगभग बराबर होगा उस समय। उसकी एक दिन बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए कि सर, मेरे बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, और उसकी शादी ना होने में मेरा ये जॉब बीच में आ रहा है। मैं करीब 28 साल से जूनियर इंजीनियर हूँ, और एक ही पद पर हूँ जिसमें ज्वाइन किया था। और जब मैं रिश्ता लेके जाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि इनके साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, कोई स्टिग्मा है जिसकी वजह से इनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। ये बात मेरी दिमाग में था, और जब मैं DG बना, सबसे पहले मैंने जूनियर इंजीनियर लेवल का देखना चालू किया कि इनको किस तरीके से प्रमोट किया जाए। जो लगभग 20 साल से अधिक पे प्रमोशन हो रहा था, उस समय 28 साल था, किसी का 26 साल था, उसको मैं करीब 6 साल पर लेके आया। सरकार के सिस्टम में ये करना करीब बहुत ही मुश्किल है, असंभव सा कार्य है, क्योंकि बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर काफ़ी लिमिटेड होते हैं, और जो 165 सालों में लोग जो नहीं कर पाए उसको अचानक करना इतना आसान नहीं था। लेकिन क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था, मैंने ये किया। और उसके बाद एक नई स्फूर्ति सी आ गई पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। जो सोया हुआ सा ऑर्गेनाइजेशन था, एकदम जग पड़ा, और लोग बहुत खुश हुए जो उनके जीवन में एक असंभव सा कार्य हो गया, और ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके जीवन में आ गया, जिससे कि वो
अच्छा काम करने लगे। यही कार्य मैंने हर एक स्तर पे किया, हर एक लेवल पे लोगों का प्रमोशन समय से किया और उनको समय से पहले भी प्रमोशन दिए गए। जैसे बोलते हैं टेक केयर ऑफ़ योर पीपल एंड पीपल विल टेक केयर ऑफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हमें अपने आदमियों का ध्यान देना पड़ता है, अपने स्टाफ का ध्यान देना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ का ध्यान देना पड़ता है, जो कि आपके लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। अगर वो खुश रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का हर कार्य ही खुशनुमा तरीके से और अच्छी तरीके से होगा। मैं इसी प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत पे काम करता रहा और बहुत सक्सेसफुल रहा इस मामले में। तो इसके बाद फिर मैंने देखा कि इनको स्किल देने की भी आवश्यकता है। जो पुरानी ढर्रे पे जो चल रही है, जो स्किल है, जो टेक्नोलॉजी है, जिस पे जो काम कर रहे हैं, उससे जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है, जो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट बहुत पीछे जा रहा था। तो नई नई स्किल ट्रेनिंग पॉलिसी बनाई, जो यूनिफाइड कमांड था, जिसमें कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, हॉर्टिकल्चर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन थे, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्पेशलाइजेशन तो होना ही चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें कि एक एक डिसिप्लिन में ही बहुत सारे स्पेशलाइजेशन थे। जैसे इलेक्ट्रिकल विंग में ही देखा जाए तो 30 से 40 के बीच में स्पेशलाइजेशन इसी विंग में थे, जबकि बाकी विंग का में भी बात करना शेष रह गया है। तो लेकिन इसमें एक यूनिफाइड कमांड भी था, एक टीम बिल्डिंग की ज़रूरत थी, एक सिंगल पॉइंट से सारा कार्य होना था, और वहाँ डिसीजन लेने के लिए हर एक विंग की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना बहुत आवश्यक था, जिसकी ट्रेनिंग अभी तक फॉर्मल रूप से नहीं दी जाती थी। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं उनको सिविल का, और सिविल के इलेक्ट्रिकल का, आर्किटेक्चर का मिनिमम नॉलेज देने की व्यवस्था की गई, जिससे कि वो साइट पे या प्रोजेक्ट पे या किसी स्थान पे जो मिनिमम डिसीजन लेने की क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए, वो प्रदान किया गया। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए कि मल्टी स्किलिंग की भी आवश्यकता होती है और स्पेशलाइजेशन की भी आवश्यकता होती है। इन दोनों का तारतम्य, दोनों का मेल या संगम किस तरीके से रखा जाए और उसे कैसे अपडेट किया जाए। मैं एक बार कैबिनेट सेक्रेटरी से मिला, तो उन्होंने कहा कि जो हॉर्टिकल्चर का आपका काम है, उसमें थोड़ी सुधार की आवश्यकता है। जब भी मैं कहता हूँ और आप कहते हैं, उसके आधार पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे गमले या फूल यहाँ पे लगा दिए जाते हैं मेरे घर पे, ऑफिस में भी। लेकिन उनके अंदर जो एक निम्बलनेस होना चाहिए, जो कम फूल में या कम रिसोर्सेज में उसको प्रॉपर डिज़ाइन करके वो इफ़ेक्ट दे दिया जाए, जो कि बहुत सारे फूल या बहुत सारे गमले या बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने से नहीं आते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता समझी, और अपने मालियों को या गार्डनर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। उनके अंदर बहुत अच्छी एक मैंने देखा कि नई उमंग सी आ गई, क्योंकि जो लोग उपेक्षित एक तरीके से, कि जिनको आज तक किसी ने ट्रेनिंग या किसी से लायक नहीं समझा, मैंने उस वर्ग को भी ट्रेनिंग देने की कोशिश की। ऊपर के लोगों को ट्रेनिंग तो दी ही गई, लेकिन जो बहुत नीचे के तबके के लोग थे, जो नीचे के लेवल के लोग थे, जो काम करते थे, क्लास 4 लेवल पे काम करते थे, जिनका कि डायरेक्ट इंटरेक्शन क्लाइंट से होता था, उनकी ट्रेनिंग में उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी पहले, जो कि मैंने दिया उनको। यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर्स हैं, जो काम करते थे, जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे, उनको भी ऑन साइट ट्रेनिंग करने की व्यवस्था की मैंने। लगभग ये एम किया गया कि 30% जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको स्किल्ड कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा ऑन साइट ट्रेनिंग देके, और उनको टेस्ट लेके वो सर्टिफिकेट दिए गए, और इसको एक मिशन मोड में किया गया। लाखों वर्कर्स को पूरे देश में मैंने ट्रेनिंग की व्यवस्था की, और उनको जब सर्टिफिकेट दिए गए तो उनके अंदर नई क्षमता का प्रादुर्भाव हुआ, और उनमें उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई और उनको जो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई। ये बिना प्रॉपर स्किल के या स्किल अपग्रेडेशन के
जो आउटपुट हमारा था वो उतना अच्छा नहीं आता था। इसकी बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जो हमारा इन हाउस वर्कर था उसका भी, और जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स था उसका भी। तो इससे बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ और हमारे कार्य में दिन दूने रात चौगुने की वृद्धि होने लगी। फिर मैंने कुछ क्वालिटी सर्कल्स जो कि साइट पे या जो प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी सर्कल्स भी खोले, जिसमें कि नीचे से ऊपर के तबके के लोगों को, जो लेवल के लोग हैं, सबका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था। और जो प्रोडक्ट जो हमारा था उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से उसमें नए नए आइडिया आते थे और उसको किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, या कौन से नए प्रोडक्ट, नए टेक्नोलॉजी या नए कार्यशैली, इन चीज़ों, या टाइम एंड मोशन स्टडी, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी में बहुत ही इजाफा हुआ। तो इस प्रकार से जो जो पहले हमारे प्रोजेक्ट्स में जो डिले होता था, उसके कॉस्ट बढ़ जाता था। सन 86 में जब मैं MBA कर रहा था, उस समय मैंने इस पे एक रिसर्च किया था, डिसर्टेशन पेपर प्रस्तुत किया था। उसमें ये निष्कर्ष निकला था कि जो हमारे टाइम एंड कॉस्ट ओवररन जो है 300% हैं, वो इतना ज़्यादा था, उसको हमने कम करके 0 पे लेके आए। और उसके बाद -30% तक मैं ले गया टाइम एंड कॉस्ट, जो ओवरऑल को माइनस में लेके गया, जिसमें कि हमारा समय बचता था और उसमें कॉस्ट की भी सेविंग होने लगी। तो इससे हमारे क्लाइंट्स, जो हमारे क्लाइंट्स हमसे दूर चले गए थे, वो क्लाइंट्स वापस आने लगे और नए क्लाइंट्स भी आने लगे। करीब 600 क्लाइंट हम मेरे समय में थे और उनको करीब 3000 प्रोजेक्ट हमारे पास आ गए। तो इस प्रकार हमने इसमें ज्ञानवर्धन के थ्रू हमारा प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते चले गए। कभी कभी हमारे पास स्पेशलाइजेशन की इतनी कमी होती थी, जो हमारा प्रोजेक्ट टीम होता था उसमें वो स्पेशलाइजेशन नहीं थी। वो स्पेशलाइज्ड पर्सन कहीं दूसरी जगह पे था। सपोज जम्मू में काम हो रहा है, वो स्पेशलाइज्ड आदमी जो है गुवाहाटी में पोस्टेड है। तो हमने ये नियम बनाया कि किसी भी स्पेशलाइज्ड व्यक्ति को कहीं भी पोस्टेड हो, उससे हम सीधे कंसल्ट कर सकते हैं और उसको उपयोग किया जा सकता है। और उस स्पेशलाइज्ड पर्सन को ऑब्लिगेशन रहेगा कि अगर उससे कोई भी कंसल्टेंसी मांगी जाती है डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो उस देने के लिए ऑब्लाइज्ड रहेगा। इस प्रकार दोस्तों हमने जो HR में जो इम्प्रूवमेंट्स किए, उससे हम दिन दूनी रात चौगनी हमारे वर्कलोड का में इजाफा हुआ। जो मैं बता रहा था आपको, किसी जूनियर इंजीनियर का जिस तरीके से हमने 28 साल से 6 साल में प्रमोशन कर दिया, उसको मैं 3 साल भी करने वाला था। कुछ तो जूनियर इंजीनियर इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि जो अपने घर के अंदर जो पूजा पाठ करते हैं या छोटा मंदिर होता है, उसमें भगवान की मूर्ति के साथ साथ मेरा फोटो भी रख के पूजा करते थे। हालांकि मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी उनकी जो आस्था थी, जो मेरे प्रति श्रद्धा थी, जो मुझे मेरे प्रति जो उनका रिस्पेक्ट था, वो इतना ज़्यादा हो गया था। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के लिए इतना ज़्यादा आपका कंसर्न रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल भी होता है। तो जो भी काम हम बताते थे, उसको काम करने के लिए जिस प्रोजेक्ट में भी किसी को लगाते थे, वो अपना तन मन धन से कार्य करता था। और उसको ये पता था कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, मुझे जल्दी प्रमोशन होगा। उसको ऐसा लिंक कर दिया गया उनके परफॉर्मेंस को उनके प्रमोशन से, या उनके जो बेनिफिट्स से इस तरीके से लिंक कर दिया कि वो सिस्टम अपने आप चलता रहता था, हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इस प्रकार दोस्तों, मैं आज HR के ऊपर आपसे बात कर रहा था। अगले एपिसोड्स में मैं दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी बात करूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है जो मैंने बातचीत की, और इसमें अगर आपका इंटरेस्ट आता है, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों में इसके बारे में डिस्कशन भी करें। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।